नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश्वर निषाद आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऊष्मा पैमाना संचरण गुप्त ऊष्मा एवं इसके नियम से संबंधित टॉप 30 MCQs लेकर आए हैं, जो कि प्रयोगशाला एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर के दो अचलांक या फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, यही इसका सही जवाब है। थर्मामीटर को स्थिरांक बनाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के गलने का बिंदु और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के क्वथनांक को चुना जाता है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस दो फिक्स्ड पॉइंट है और इन दोनों बिंदुओं को लेकर अज्ञात मान दिए जाने से थर्मामीटर स्केल निर्धारित होता है। तो याद रखेंगे फिक्स्ड पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लिनिकल थर्मामीटर की मापन सीमा लगभग कितनी होती है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर जिसका डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं मानव के तापमान को नोट करने के लिए, उसकी मापन सीमा कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसीलिए इनकी सीमा को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखी जाती है। इस सीमा के बाहर के तापमान जैसे उबलते पानी को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, जो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी आसानी से माप सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप सेल्सियस पैमाने पर है, वो केल्विन पर कितना होगा? तो आपको याद रखना है दोस्तों, सेल्सियस स्केल के 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलने के लिए 273 जोड़ना होता है, क्योंकि सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K माइनस 273। अब डिग्री सेल्सियस में दिया है, उसको केल्विन में निकालना है, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस पर 273 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये किसका मान निकल जाएगा? केल्विन का मान निकल जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस में है, तो वो केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 जोड़ देंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो इसका? बी। चौथा प्रश्न है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट पैमाने पर व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है दोस्तों, F इक्वल टू शॉर्टकट एक सूत्र है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये इसका सूत्र है। क्या सूत्र है? F इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया है? 0 दिया है, तो ये 9/5 जो है ये 0 से गुना होकर पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 0 प्लस 32, तो ये क्या आ जाएगा? 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलने पर इसका मान कितना प्राप्त होता है? 32। तो इसका सही जवाब क्या है? ए। अगला प्रश्न है, सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान के बीच संबंध को दर्शाने वाला समीकरण क्या है? जो अभी हमने डिस्कस किया, यही इसका सही जवाब है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये इसका सही जवाब है। और इसको याद भी रखना, क्योंकि ये इस तरह के अंकित सवालों को हल करने में काम आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? इसको तो सभी जानते होंगे, इसका सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण एवं प्रभाव पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है? तो देखिए, कांस्य, तांबा, शुष्क लकड़ी और लोहा। तो इसमें से लकड़ी जो है ऊष्मा का अच्छा चालक
नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ? सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी को छूने पर अक्सर लोहे की कुर्सी ठंडी लगती है, इसका कारण है। तो लोहे की कुर्सी को छुओगे और लकड़ी की कुर्सी को छुओगे तो आपको लोहे की कुर्सी जो है ज़्यादा ठंडी लगेगी, इसका कारण क्या है? तो लकड़ी की सतह ज़्यादा है, ये तो नहीं है। लकड़ी उष्मा की बेहतर चालक है, ये गलत है। लोहा उष्मा का अच्छा चालक होने के कारण हाथ से उष्मा जल्दी खींच लेता है, तो ये बिल्कुल सही है। लोहा उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होने के कारण हमारे शरीर के उष्मा को खींच लेता है, इसी कारण से ठंडा प्रतीत होता है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? सी। 9वां प्रश्न है, काले रंग और सफ़ेद रंग के कपड़ों की उष्मा अवशोषण क्षमता में अंतर होता है, किस रंग के कपड़े अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं? तो काला रंग जो है उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए इसका जवाब आएगा ए। अगला प्रश्न है, सर्दियों में ऊन के कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? तो ऊन उष्मा का अच्छा चालक होता है, ये गलत है। ऊन उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता, अच्छा चालक होता तो जो है हमारे शरीर के उष्मा जो है उसमें चला जाता। ऊन उष्मा का खराब चालक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऊन उष्मा का खराब चालक होने के कारण शरीर के उष्मा को बाहर जाने नहीं देता, इसलिए जो है यही इसका सही आंसर है। 11वां प्रश्न है, क्लिनिकल थर्मामीटर से जल के क्वथनांक को मापना संभव नहीं है क्योंकि? तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज करते हैं उससे जो है जल के क्वथनांक को मापना संभव नहीं है, क्योंकि इसको बनाया ही इसी तरह से है। इसका तापमान सीमा केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है और इसी दायरे के तापमान को ये माप सकता है, इसलिए इसे जल के क्वथनांक को मापने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब क्या है? ए। इसका तापमान सीमा केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा संचरण की विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो उष्मा संचरण की 3 विधियां है दोस्तों, विकिरण, संवहन और चालन। तो इसमें कौन सी विधि है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य की किरणें हमें इसी माध्यम से प्राप्त होती है। तो सही जवाब क्या हुआ? ए। याद रखेंगे इसे, इससे संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं। संचरण की विधियों में से संवहन मुख्यतः किस माध्यम में होता है? तो संवहन जिसमें जो है किसी द्रव या गैस में उनके ताप के बीच अंतर उत्पन्न हो जाने के कारण उष्मा का जो है अधिक ताप से कम ताप की ओर संवहन होता है, ठीक है, या स्थानांतरण होता है। और ये मुख्य रूप से होता है द्रव में, लेकिन गैस में भी होता है। तो द्रव दिया है, इसलिए इसका जवाब होगा द्रव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में उष्मा संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो कौन सी विधि में, ये प्रश्न और एक बार आया है, लेकिन उसमें इनमें से कोई नहीं दिया था, इसमें सभी के लिए माध्यम आवश्यक है। इस तरह से एक ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। तो कौन सी विधि में उष्मा संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण। अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा उष्मा संचरण के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो संवहन द्वारा उष्मा के संचरण के लिए शर्त क्या चीज़ आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है द्रव या गैसीय माध्यम में तापमान का भिन्न होना, ठीक है। संवहन द्वारा उष्मा संचरण के लिए तापमान का अंतर अनिवार्य है। तापांतर के कारण ही गर्म द्रव ऊपर उठता है और ठंडा द्रव नीचे आता है, जिससे एक संवहन धारा बनती है। ठोस या निर्वात में संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण संभव नहीं है। तो इसका जवाब क्या हुआ? ए। यदि एक धातु का चम्मच गर्म पानी में रखा जाए तो चम्मच गर्म होने की प्रक्रिया कौन सी उष्मा संचरण द्वारा होती है? तो धातु के चम्मच को आपने पानी में रख दिया तो उष्मा का स्थानांतरण होगा और धातु का चम्मच गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा हुआ? तो जहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन होता है वहाँ पे चालन द्वारा उष्मा का संचरण होता है। तो यहाँ पर उष्मा से जो है चम्मच का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए चालन द्वारा उष्मा का संचरण होता है। तो सही जवाब क्या हुआ? ए। अगला प्रश्न देखते हैं, चूल्हे पर रखा पानी सबसे पहले कहाँ से गर्म होता है?
तो चूल्हे पर अगर कोई पानी गर्म कर रहे हो तो सबसे पहले वो नीचे गर्म होगा, जो पात्र रहेगा उसका, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे आएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका? ए। अगला प्रश्न गुप्त ऊष्मा और अवस्था परिवर्तन से संबंधित है। 18वें नंबर का प्रश्न है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए बिना उसके तापमान को बदले दी गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो अवस्था परिवर्तन के लिए उसका तापमान को बदले जो ऊष्मा दी जाती है उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा जो है तापमान को बढ़ाता नहीं है बल्कि अवस्था परिवर्तित करने के काम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया में गुप्त ऊष्मा शामिल नहीं होती? बर्फ का पिघलना या जल बनना। तो बर्फ से जल बन रहा है तो इसमें गुप्त ऊष्मा शामिल होती है। ठीक है, पानी का संघनन मतलब वाष्प से तरल बना, तो वाष्प ठंडा होके तरल बन रहा है तो इसमें भी जो है गुप्त ऊष्मा शामिल होती है। पानी का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ना, तो पानी का तापमान, यहाँ पे तापमान जो है बढ़ रहा है तो उसमें जो है गुप्त ऊष्मा शामिल नहीं होती। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो इसका? सी। अगला प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो गुप्त ऊष्मा पदार्थ के 1 किलोग्राम की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को दर्शाता है, इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम, अर्थात बी वाला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बर्फ को पिघलाने के लिए दी गई ऊष्मा को विशेष रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो बर्फ को पिघलाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे गलन अवरक्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा जो है तापमान को बढ़ाने के काम में नहीं आता है बल्कि अवस्था परिवर्तन के काम में आते हैं, इसलिए इन्हें गलन गुप्त ऊष्मा भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, जो गुप्त ऊष्मा के कॉन्सेप्ट से ही संबंधित है। यह पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाने वाली ऊष्मा है जिसमें तापमान नहीं बदलता, तो यही इसका सही जवाब है। गुप्त ऊष्मा की जब बात होगी तो आपको समझना है कि गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाने वाली ऊष्मा है जिसमें तापमान बदलता नहीं है। 23वें नंबर का प्रश्न है, निम्न पदार्थों के लिए गुप्त ऊष्मा की तुलना करें। बर्फ का गलनांक बनाम पानी का वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है? बर्फ का गलनांक पानी के वाष्पीकरण से अधिक ऊष्मा लेता है, तो ये गलत है। गलनांक में जो है कम ऊष्मा की जरूरत होगी बजाय वाष्पीकरण के। बी वाला क्या है? पानी का वाष्पीकरण बर्फ के गलनांक से अधिक ऊष्मा लेता है, तो वाष्पीकरण मतलब वो उबलेगा उसके बाद वाष्प बनेगा, तो इसमें जो है ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होगी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। इसमें देखते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है? तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार वस्तु का तापमान परिवेश के तापमान के साथ समीकरणीय अनुपात में गिरता है, मतलब शीतलन की दर तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो सही जवाब क्या होगा इसका? ए। ठंडे पिंड की शीतलन दर उसके तापांतर के समानुपाती होता है, यही न्यूटन के शीतलन का नियम है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा चालन की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर करती है? तापांतर के आकार पर, मतलब तापांतर जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा का चालन उतना ही बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, मान लीजिए एक सिरे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, एक सिरे का तापमान जो है 2 या 4 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत तेजी से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा संबंधी समीकरण है? जहाँ Q ऊष्मा है, M है द्रव्यमान, C है विशिष्ट ऊष्मा और T है तापांतर। तो ऊष्मा की मात्रा के लिए सूत्र होता है दोस्तों Q = mc × ΔT। इससे संबंधित आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस सूत्र को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है जो एसर्शन रीजन से संबंधित है, कथन कारण से संबंधित। तो कथन क्या है? सेल्सियस और केल्विन तापमान पैमाने की इकाइयाँ एक समान होती है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि सेल्सियस पैमाने में भी 100
100 तक होते हैं, ठीक है, मतलब 100 खाने होते हैं और केल्विन पैमाने में भी 100 इकाइयाँ होती है। तो दोनों पैमाने की इकाइयाँ एक समान होती है। दोनों पैमाने में इकाई डिग्री या केल्विन का आकार समान होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए। आ और आर दोनों सत्य है तथा आर आ का सही कारण है। डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है तो वो जो है केल्विन पैमाने में 1 डिग्री केल्विन पैमाने के बराबर होता है, इसलिए भी इन दोनों को उचित कहा जा सकता है। 28वां प्रश्न है, कथन है लकड़ी उष्मा का अच्छा चालक नहीं है। कारण है लकड़ी में हवा फंसी रहती है जो उष्मा का इंसुलेटर होती है। तो लकड़ी के बीच बीच में हवा फंसा रहता है और हवा जो है उष्मा का कुचालक होता है और इसी कारण से लकड़ी उष्मा का अच्छा चालक नहीं है। तो इसमें भी दोनों सही है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? ए। आ और आर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला 29वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। कथन है 1 केल्विन तापांतर वृद्धि और 1 डिग्री सेल्सियस तापांतर वृद्धि का प्रभाव समान होता है। यह हमने अभी डिस्कस किया। और कारण है दोनों पैमानों के इकाई आकार समान होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आ और आर दोनों सत्य है। का हमारा 30वां और अंतिम प्रश्न है 200 ग्राम पानी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितनी उष्मा लगेगी? इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पानी की विशिष्ट उष्मा यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा चुका है। पानी की विशिष्ट उष्मा होती है 4.2 किलो जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए जो है सूत्र लगता है Q इक्वल टू होता है MC इंटू डेल टी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर M क्या होता है? द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में, क्योंकि मात्रक है किलो जूल, ठीक है। तो 200 ग्राम दिया है, उसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? उसको 0.2 किलोग्राम लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है विशिष्ट उष्मा C, तो C का मान क्या होता है? 4.2, ठीक है। तो 4.2 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो किलो जूल को हमको जूल में बदलना है, क्योंकि ऑप्शंस जूल में दिए हैं। तो 4.2 को किलो जूल में है ये, इसको जूल में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, मतलब 10 की घात 3 से गुना कर देंगे। इसके बाद जो है तापांतर रखना है डेल टी। तो तापांतर, ताप में अंतर कितना हो रहा है? 30 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो तापांतर कितना हुआ? 60 डिग्री, तापांतर हुआ 30 डिग्री। अब इसको हल करते हैं। 0.2 गुणित 4.2 से 1000 का गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4200 आ जाएगा। और डेल टी 30। अब 4200 का 0.2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4200 गुणित 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 8400, ठीक है। तो 8400, इसमें जो है एक स्थान के बाद दशमलव लगा दिए तो ये 840 हो गए। और 840 गुणित 30, 840 का गुना करते हैं 30 से, ठीक है। तो क्या होगा? ये 0 को छोड़ दीजिए, 3 शून्य 0, 3 चौक 12 का 2, 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो 25,200 जूल इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उष्मा से संबंधित टॉप 30 MCQs को कवर किया, जो कि प्रयोगशाला एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के और MCQs सेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।